हेलो एवरीवन, वेलकम यू दिस चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब डिस्कस किया था, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव पार्ट। आज की वीडियो में हम अपना जुडिशरी डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नालसा। इनकी पार्ट्स देखेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे, इनका इलेक्शन देखेंगे, इनका वोटिंग राइट देखेंगे, इनको कैसे रिमूव किया जाता है वो देखेंगे, कोई स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल एक्ट है तो वो देखेंगे। लास्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखते हैं और नालसा देख के हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी एमसीक्यू लगा लीजिएगा जुडिशरी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी कोर्ट से रिलेटेड, आपका 100% है वो एमसीक्यू जो है सॉल्व हो जाएगा। सो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मैंने टेबुलर फॉर्म में किया है कि हम इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। बेसिकली अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में एक जज बनना है तो एटलीस्ट आपने हाई कोर्ट में जज की अवधि अपनी कंप्लीट की हो 5 साल के लिए, या आप हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, प्रैक्टिस किया हो आपने 10 साल के लिए, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहे हो प्रेसिडेंट की नज़र में, मतलब कोई खास जूरिस्ट रहे हो आप प्रेसिडेंट की नज़र में। लेकिन हाई कोर्ट के में अगर आपको जज बनना है तो उसमें हाई कोर्ट में जज बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो दो तो आपकी सिमिलर कह सकते हो आप, कि आप एडवोकेट रहे हो 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में, या आपने इंडिया में कोई जुडिशियल ऑफिस जो है सर्व किया 10 ईयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला प्रोविजन है वो नहीं होता है। सो यही आपको याद रखना है। यहीं से आपका जो यूपीएससी है उसमें क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि क्या आपके जो है सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो है एक तरीके से रोल है, तो यस है। लेकिन हाई कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें मेंशन नहीं किया गया है किसी भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला प्रोविजन। ठीक है, सेकंड हम आते हैं आपके अपॉइंटमेंट के अंदर। सो अपॉइंटमेंट जो है आपके कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और ये हमारा जो होता है बेसिकली प्रेसिडेंट का ये नहीं है कि उनका मन किया और उन्होंने मन उठा के किसी को भी अपॉइंट कर दिया। बेसिकली ये जो आपका कोलिजन सिस्टम है उसमें से आपके जो प्रेसिडेंट है वो आप जो बताएंगे नियुक्ति उसी की करते हैं। तो कोलिजन सिस्टम में कौन रहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 4 जज रहेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के। इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। अगर आप हाई कोर्ट में किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके कोलिजन सिस्टम में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और साथ में 2 जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 2 जज हैं और यहाँ पे आपके जो है 4 जज है। ठीक है, ओथ ये लेंगे अपने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इनको जो है ओथ दिलाते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं। बेसिकली जो सैलरी होती है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो सेंटर के सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर रहे हैं। सिमिलरली जो स्टेट में होंगे आपके वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाते हैं। पेंशन जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं, लेकिन पेंशन जो होती है आपके हाई कोर्ट के जज की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। ठीक है, ये अलग है। यहाँ पे बेसिकली जब सैलरी जाएगी तो स्टेट से जा रही है, लेकिन यहाँ पे इनकी पेंशन जा रही है तो सीएफआई से जा रही है। यहाँ पे सैलरी एंड पेंशन दोनों के दोनों सीएफआई से जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है, आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर एक जज था उसने डिफरेंट स्टेट में सर्व किया था तो उस स्टेट के फंड से उसको सैलरी मिलती गई, लेकिन पेंशन जो मिलेगी वो तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, क्योंकि हर स्टेट की सरकार थोड़ी ना उसको आकर पेंशन देगी। सो इसलिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो एज का क्राइटेरिया है वो 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है आपका। ठीक है, सैलरी जो है कैन बी रिड्यूस की जा सकती है इनकी। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सैलरी जज की रिड्यूस की जा सकती है, यस, बट ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इनका रिमूवल, जिससे हमेशा हमेशा यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है भर भर के। ठीक है, वो कैसे होता है? देखो, लोकसभा में जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने जा रहे हो तो आपको लोकसभा में 100 मेंबर्स चाहिए एटलीस्ट, ये आकर जो बोलेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि हमें रिमूव करना है। राज्यसभा में आपको सेम 50 मेंबर्स चाहिए हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मर्जी है, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो जो आपका प्रोसीजर है वो वहीं समाप्त हो जाता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो अब होगी इस पर वोटिंग। ठीक है, अच्छा, रिमूवल का जो ग्राउंड है वो मेंशन है, मैंने आपको लास्ट प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी बताया था कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है या हाई कोर्ट के जज को अगर वो प्रूव किए जाते हैं मिसबिहेवियर या इनकेपेबल है अपनी सीट के ऊपर एक तरीके से अपनी सीट के ऊपर रहने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली सेम आपका हाई कोर्ट का प्रोसीजर रहेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं वैसे ही हम हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वोटिंग होती है उससे पहले आपकी बनती है कमेटी। ठीक है, यहाँ पे कमेटी ने अगर प्रूवन कर दिया है कि गिल्टी है तो ही आपकी वोटिंग होगी। तो आपको याद रखना
रखना है। सबसे पहले 100 मेंबर, अगर लोकसभा में स्टार्ट होता है तो 100 मेंबर आते हैं लोकसभा में कि हमें इन जज को हटाना है। राज्यसभा में स्टार्ट होगा तो 50 मेंबर्स आएंगे, हमें इन जज को हटाना है। वो चीज़ आएगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद वो जाएगा एक कमेटी के पास, ठीक है। कमेटी जो है उसमें एक जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये मेंशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या कमेटी के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं, जजेस इंक्वायरी एक्ट में मेंशन है उसके सारे प्रोसीजर कैसे कैसे कमेटी बनाई जाती है। हमें इतना याद रखना है कमेटी बनती है, अगर उसने प्रूवन कर दिया है गिल्टी तो उसके बाद वोटिंग होती है, उसके बाद उनको रिमूव किया जाता है और सेम प्रोसेस आपके सेकंड हाउस में भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। इस कमेटी में होता कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ आपके किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं या किसी भी हाई कोर्ट के जज रह सकते हैं, ठीक है। सेम आपका प्रोसेस रहेगा हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का। अब जो वोटिंग होती है इसमें रिमूवल में, वो सबसे टफेस्ट वोटिंग है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बहुत बहुत मुश्किल होता है, एक बारी को 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो और भी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इनकी ज्यूरिडिक्शंस कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की क्या क्या ज्यूरिडिक्शन है। तो वो सेम से इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। सबसे पहले आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है कि फंडामेंटल राइट या रिट जैसे इस तरीके के जितने भी आपके लॉज बने होंगे और वो अगर आपको आपके उससे इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्सक्लूसिव है कि सिर्फ उसी के पास वो राइट है और किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है अगर सेंट्रल या किसी स्टेट का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, स्टेट या स्टेट में डिस्प्यूट हो जाता है, सेंटर या आपकी कुछ स्टेट्स के मिल के डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जितने भी फेडरल मैटर है उनमें आप ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव दोनों ज्यूरिडिक्शन है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। ओके, अब आता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन पे। एडवाइस देना प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, और ये जो आपकी एडवाइस है ये बाइंडिंग नहीं होते प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर, वो आती है आपकी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंदर। इसमें एक्सेप्शन है जितने भी आपके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं, किसी भी स्टेट के बीच में हो गया पानी का मुद्दा, सो वो जो है आपका नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट या आपके हाई कोर्ट में। उसके लिए हमारे पास स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वाटर ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपने रिट ज्यूरिडिक्शन पे। ये मैंने अलग से थोड़ा मेंशन कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अलग अलग है आर्टिकल के तहत। आपको बताना है किस किस आर्टिकल के तहत आप जाओगे। चलो सुप्रीम कोर्ट का मैं ही बता देती हूँ। आर्टिकल 32 के तहत आप जाते हो रिट, अगर आपको लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट में। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे हाई कोर्ट में आप किस आर्टिकल के तहत जाओगे, ठीक है। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो रिट लगाने की पावर है वो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली हाई कोर्ट से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल ओवर इंडिया पे लगाएगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर अपनी स्टेट पे लगाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर रिट इशू करता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट पे तो करेगा ही करेगा, साथ में आपके अदर मैटर्स पे भी कर सकता है। सो अगर क्वेश्चन आता है टेरिटोरियल वाइज किसकी रिट ज्यूरिडिक्शन ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाएगा तो हाई कोर्ट की, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल राइट के अलावा बाकी मैटर्स पे भी रिट इशू कर सकता है। फिर एपेलेट ज्यूरिडिक्शन है कि आप बाय अपील के थ्रू आगे कोर्ट में मूव कर सकते हो, ठीक है। दैट इज पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी यस सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट के पास पूरा पावर है किसी भी डिसीजन को, इवन चाहे वो प्रेसिडेंट ने ही क्यों ना लिया हो, आप जुडिशियल रिव्यू करके उसको चेक कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंसेस एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है वो मिनिमम आपका 5 मेंबर्स का होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिकली बनाया जाता है कि उसके रिगार्डिंग आपको कोई चीज चेक करनी है। आज तक का सबसे बड़ा बेंच बना था केशवानंदा भारती केस में, जिसमें 13 जजेस थे आपके। उसके बाद पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी जो राइट टू प्राइवेसी को लेके थे, उसमें आपके 9 जजेस थे, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आया कि मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने आपके जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, तो मिनिमम आपके 5 मेंबर होने चाहिए। 5 से ऊपर हो सकता है बट नीचे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एक 9 शेड्यूल की स्टोरी मैं आपको बता दूं यहाँ पे छोटी सी। इसमें क्या हुआ था कि आपके बेसिकली उस टाइम पे अमेंडमेंट करके बोल दिया गया था कि कोई भी चीज अगर हम 9 शेड्यूल में रख रहे हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन आपके वर्डिक्ट आई IR कोहलियो केस में कि यस जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, चाहे कोई भी चीज आपने 9th शेड्यूल में ही क्यों नहीं रखी हो, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका जो होता है वो सिविल भी होता है और क्रिमिनल भी होता है, ठीक है। अगर तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वैसे तो ये वर्ड मेंशन तो है नहीं आपका कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब होता है आपने कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर दिया है या आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर किया है, ठीक है, सिविल तरीके से या क्रिमिनल तरीके से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। साथ में इसमें जो आर्टिकल 19 है उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 19 का सब क्लोज 2 में ये बात बोली गई है कि ऐसा नहीं कह सकते कल को आपकी भाई कुछ रीजनेबल सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई तो वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट
डाउट हो रहा है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में उससे बाधा आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो हमें बोला गया है कि सरकार आपकी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। यहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, साथ में उसका देखो पूरा डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद अब हम आते हैं अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। छोटा सा ये 5 मिनट का और बचेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी सबसे पहले जो मैंने बताई हुई है, ठीक है। इसमें आपकी सिविल केस को भी सुनने की पावर रखते हैं और क्रिमिनल केसेस को भी सुनने की पावर होती है इसके पास। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो आपके जाते हैं सेशन कोर्ट के अंदर, और जो सिविल केसेस होते हैं उनको बोलते हैं सिविल कोर्ट, ठीक है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके 2 टाइप की कोर्ट्स होती है, एक होती है सेशन, एक होती है सिविल। जितने भी क्रिमिनल केसेस जाएंगे वो आपके जाएंगे सेशन कोर्ट में, जितने भी सिविल केसेस जाएंगे वो आपके जाएंगे सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट जो है इनके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्स बना के समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी वो कौन करता है? बाय गवर्नर। अपॉइंटमेंट इनकी बाय गवर्नर होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। इनके अंदर जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं दैट इज बाय द गवर्नर। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं अब हम नालसा। नालसा क्या है? लीगल सर्विस एक्ट था आपका एक, ठीक है। बेसिकली ये क्यों बनाया गया था? ताकि हम फ्री लीगल एड दे सके जो आपके पुअर सेक्शन है या जो आपके सोसाइटी के वो सेक्शंस है जिनको ये इक्वल राइट फ्री इजीली अवेलेबल नहीं मिल पाता है, सो उनको फ्री लीगल एड देने के लिए हम ये लेके आए थे नालसा एक्ट, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी है इनका, ठीक है। ये हमारा दिया गया है प्रोविजन डीपीएसपी आर्टिकल 39 सब क्लोज ए में कि हमें फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। दिस इज नॉट एसेट, दिस इज बेसिकली एड, ठीक है। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। सो दिस इज आई रोट यहाँ पे एड लिखा है, फ्री लीगल एड हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि इसका पैटर्न इन चीफ मतलब इसका मेन जो हेड होता है वो कौन होता है? बेसिकली वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, ठीक है। इसमें एक वही होते हैं जिनको हम पैटर्न इन चीफ बोलते हैं, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में इसके चेयरपर्सन होते हैं इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज आपके होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो उसके बाद इसमें साथ में जो आपकी लोक अदालत आपने सुनी होगी तो वो मैंने छोटा सा साइड में डाला हुआ है। लोक अदालत आपकी क्या होती है? देखो, जो नालसा से लोक अदालत को पावर दी जाती है। नालसा जो है ना आपका एक एक्ट है और उसी की ही प्रोविजंस, उसी में ही नालसा एक्ट में जो जो आपके फंक्शंस पावर्स लिखी गई हैं उसी के थ्रू लोक अदालत गवर्न करती है। तो उसकी सारी पावर कहां से आती है? नालसा एक्ट से। सो लोक अदालत इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि इसकी पावर एक एक्ट से आती है। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ। जितनी भी पावर किसी बॉडी को एक्ट से मिलती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको जितनी भी पावर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से दी जाती है तो उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, वो संविधान में मेंशन है। सो लोक अदालत को आपके एक्ट से दी जाती है नालसा से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे बार बार क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं लोक अदालत को, ठीक है। इसमें जो है ये जरूरी नहीं कि परमानेंट हो, ठीक है, या आपकी जब मन करे बना देते हैं, जब केसेस ज्यादा नहीं है तो नहीं बनाते। लेकिन इसमें एक चीज, इसमें आपके डायरेक्ट फ्रेश केसेस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले किसी और कोर्ट में वो फाइल कर दिया और तब जा रहे हैं। प्री लिटिगेशन स्टेज पे जाते हैं, मतलब सबसे पहले केस इसी में जाएगा और इसका जो अवार्ड है वो फाइनल है एंड बाइंडिंग है। अवार्ड मतलब इसने अपना जो भी आपको फैसला सुनाया है आपका वो जो है बाइंडिंग होगा, ठीक है, फाइनल जो डिस्क्रिप्शन है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये आप दोबारा किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप फ्रेश केस को दोबारा से किसी भी कोर्ट के अंदर ले जा सकते हो। मतलब दोबारा आपने सुप्रीम कोर्ट में उस केस को नए सिरे से रजिस्टर करवा दिया, वो चीज अलग है। लेकिन जो इसने फैसला दे दिया आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये अपना किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे, ठीक है, उस पे ये काम करते हैं, मीडिएशन पे बेसिकली, कि आप मीडिएट कर लो। और ये सिर्फ सिविल केसेस को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्रिमिनल केसेस को नहीं देखती है। सो लोक अदालत जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस को देखती है, क्रिमिनल केसेस को नहीं देखती है, ठीक है। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज के केस में हमने कंप्लीट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देख ली, लोक अदालत देख ली, नालसा देख लिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देख ली। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके बाद हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी की वीडियो सीरीज करेंगे, पार्लियामेंट लेके आएंगे, फंडामेंटल राइट लेके आएंगे, प्रिएम्बल लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।